हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे यूपी टेट में आने वाली क्लास 6 की एनसीईआरटी भूगोल की 6 चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। हम जानेंगे कौन कौन से स्थल रूप हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट में, और 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी बात करेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए हम जानते हैं स्थल रूप। स्थल रूपों को जरूर देखा होगा आप सभी ने। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर हम खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कभी ऊपर उठ जाती है तो कभी नीचे धंस जाती है। इन्होंने बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वह कहीं पर ऊपर उठी हुई है तो कहीं नीचे धंसी हुई है, और स्थल रूप अनगिनत प्रकार के हैं जिसकी हम कोई भी तुलना नहीं कर सकते कि कौन कौन से स्थल रूप हैं। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आप पास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम आप बताइए। आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन से पठार हैं, इनके बारे में। किस पर्वत का कैसे निर्माण हुआ है हम जानेंगे। दूसरी या वह प्रक्रिया स्थल लगातार बनने एवं टूटने को प्रक्रिया को कहते हैं। पृथ्वी की सतह को टूटकर घिस जाने को अपरदन कहा जाता है। अपरदन की क्रिया द्वारा सतह नीचे हो जाती है तो इसे निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण किया जाता है। ये दो प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूप को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों, मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इन्होंने बताया है कि अपरदन क्या है, निक्षेपण क्या है। क्वेश्चन में पूछा जाता है अपरदन किसको कहते हैं, तो पृथ्वी की सतह को टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया को अपरदन कहते हैं। और अपरदन की क्रिया द्वारा सतह नीचे धंस जाती है तथा निक्षेपण की क्रिया द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। हम बात करें पर्वत। पर्वत क्या है, तो पृथ्वी की सतह प्राकृतिक ऊंचाई है। पृथ्वी का शिखर तथा आधार चौड़ा होता है और यह आसपास के क्षेत्र बहुत ऊंचे होते हैं। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं जिन्हें हिमानी कहते हैं। ये पूछ सकते हैं कि बर्फ की जमी हुई नदियों को क्या कहा जाता है, तो हिमानी। ये भी पूछ सकते हैं कि हिमानी क्या है, तो बर्फ की नदियां। ये कुछ ऐसे पर्वत हैं जो समुद्र तल से भीतर हैं तथा इन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहां का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखला के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पूछा जाएगा पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो बलित पर्वत, भ्रंशोत्स पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा अल्प्स बलित पर्वत है जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की आरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी बलित पर्वत श्रृंखला है, ऑप्शन दे देगा, उसके हिसाब से आप लगा देना। जैसे उसमें अगर अरावली है तो अरावली लगा देना। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई। उत्तरी अमेरिका के
एप्लेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाकार रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणी का भ्रंश कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वोंसेज पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में हम इन्हें देख सकेंगे। एटलस के द्वारा अगर हम इन्हें जाने जो ऊपर उठे हुए हैं खंड भ्रंश और नीचे हैं वो द्रोणी का भ्रंश। यूरोप की राइन घाटी एवं वोंसेज पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में इनकी स्थिति को देखिए। इस प्रकार भू आकृतियों के कुछ और उदाहरण का पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल संग्रह होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वत में स्थित हिमानियों से होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा बिजली के उत्पादन में किया जाता है। नदी घाटियों तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां जीव जंतु पाए जाते हैं तथा वनों से हमें ईंधन चारा आश्रय दूसरे उत्पादन जैसे गोंद रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। ये पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग और हैंग ग्लाइडिंग रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ पर्वतों के नाम बता सकते हैं? इसी तरह है पठार। पठार क्या है? तो पठार उठी हुई एक सपाट भूमि होती है। ये आसपास के क्षेत्रों से अधिक ऊंचा उठा होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेंज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढलान खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है और केन्या तंजानिया युगांडा पूर्वी अफ्रीकी पठार तथा ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत के पठार विश्व के सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिज की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार लोहा कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि ये नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी स्थित हुंडूर जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपात के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है और जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठार में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों के लिए आकर्षक हैं। हम बात करते हैं मैदान की। तो मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। सामान्यतः मध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं और उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित करती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं।
अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित करती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, जहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। इसीलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान मनुष्य के लिए रहने के सबसे उपयुक्त क्षेत्र है, जहाँ की संख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए समतल भूमि प्रचुरता होती है और उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए उपयुक्त है काफी। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र मैदान है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन सा मैदान है जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला भारत में है, तो गंगा का मैदान। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की भिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के लिए रहन सहन तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनसे आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीके से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि मकानों का निर्माण करना। उसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति की इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग किस तरह नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पहाड़ियों के लिए, पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। स्वच्छ भारत मिशन स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।